सेट 11 पे दूसरा हो गया मतलब समझाने में क्या कहना चाह रहे हो? इन प्रैक्टिस सेट से बेटा ये अपेक्षा रखो आप कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आगे जितने भी इन फ्यूचर आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, इस साल या नेक्स्ट ईयर, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी वॉट एवर, तो ये हर एग्जाम में आपकी मदद करेंगे प्रैक्टिस सेट्स एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर, ठीक है, बैंक को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स है ना मार्केट में सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। चलिए साहब, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखो नंबर कोडिंग का ये फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नंबर कोडिंग का ये फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा। आज सेट नंबर 11 है। जो एक बीच में मैंने पेपर कराया था वो यूपीएससी का पेपर था, वो मैंने अलग से कराया था एक दिन। यूपीएससी आईएएस 2020 का जो पेपर था वो अलग से हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम अपने प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हमारा जो सेट नंबर है आज वो 11 है, 11 सॉरी सेट नंबर 11। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो सेट नंबर 11 है, ठीक है। उसके अलावा एक यूपीएससी का पेपर अलग से हुआ था, अगर हम उसको भूल जाएं तो हमने सिर्फ 11वां सेट आज हमारा चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा राज को कोड किया 18 से, तो एजुकेशन की कोडिंग क्या हुई, और हम जानते हैं कि ये नंबर कोडिंग का फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? इंडिविजुअल लेटर का प्लेस लिख लो, सबसे पहली बात है ना। अगर इंडिविजुअल लेटर के प्लेस से लॉजिक नहीं बनेगा तो एक बार इनके अपोजिट लेटर के प्लेस की मदद लेकर देखेंगे। सर 18 और 1 19, 19 और 10 29, 29। क्या 29 का 18 से कोई रिलेशन है? क्या 29 का 18 से कोई रिलेशन है? रिलेशन तो है सर 29 का 18 से, पता है क्या रिलेशन है? 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर लेटर्स के प्लेसेस को ऐड कर दो, आपस में लेटर के प्लेसेस को ऐड कर दो, और ऐड करके कितना बनेगा? 5 और 4 9, 9 और 21 30, 30 और 3 33, 33 और 1 34 और 20 54 और 9 63 और 5 78 और 92 92 और 9 2 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेटर्स के प्लेसेस को ऐड कर दो और उस इंडिविजुअल डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इंडिविजुअल डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर देखो ये भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो एक वर्ड है CUPE, इसको हमने कोड किया है 952562 से, तो हमसे पूछा है टेप की कोडिंग क्या होगी। हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर टेप, व्हाट इज द कोड फॉर टेप। हमसे पूछा है टेप की कोडिंग क्या होगी। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। कब को कोड किया? 952562 से, तो टेप की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी बताओ, टेप की कोडिंग क्या होगी? फटाफट से आइडेंटिफाई करो लॉजिक, क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। अगर हम लेटर्स के प्लेसेस लिख दें तो सर लेटर के प्लेसेस लिख दें तो कैसे सर? कोई लॉजिक बनता हुआ तो हमें दिख नहीं रहा लेटर के प्लेस से। हाँ जी आकाश आपने आंसर सही दिया, बहुत वेरी गुड, गुड जॉब आकाश। शाह आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। शिवा आपका भी आंसर एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड जॉब, गुड 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 गुड। देखो भाई साहब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लॉजिक तो हमें दिखाई दे रहा है सर। थ्री का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है सर। पी का प्लेस 16 है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, पी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। लेकिन सर यहाँ पर ये जो लिखा है, यहाँ पर ये जो लिखा है व्हाट इज दिस, यहाँ पर यू के नीचे 5 है और ई के नीचे 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है सर? ये जो प्लेसिंग है ना वो प्लेसिंग है वॉबल्स की, AEIOU। वॉबल्स में जो ए होता है वो फर्स्ट प्लेस पर होता है, जो ई होता है वो सेकंड प्लेस पर होता है, जो यू होता है वो फिफ्थ प्लेस पर होता है। तो कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट के जो प्लेस है उनका तो कर दो बेटा स्क्वायर, और वॉबल्स की प्लेसिंग कर दो। कॉन्सोनेंट के प्लेस का है ना, कॉन्सोनेंट के प्लेस का स्क्वायर कर दो, वॉबल्स की प्लेसिंग कर दो। तो बेटा 20 1 16 5, तो मेरे भाई 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। अच्छा ए का प्लेस कितना होता है वॉबल्स में? 1। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। और ई का प्लेस कितना है सर? ई का प्लेस होता है 2। ई का प्लेस कितना होता है? ई का प्लेस होता है 2। कौन वॉबल्स के तो बेटा प्लेस लिखने हैं, वॉबल्स के प्लेस। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 40012562, 40012562 है ना। वॉबल्स की प्लेसिंग है यहाँ से, वॉबल्स की प्लेसिंग बेटा यहाँ से है, और जो कॉन्सोनेंट के प्लेस है ना उनका कर दिया गया है स्क्वायर, जो कॉन्सोनेंट के प्लेस है उनका कर दिया गया है स्क्वायर, कॉन्सोनेंट के प्लेस का स्क्वायर कर दिया गया है और वॉबल्स के डायरेक्ट प्लेस लिख दिए गए हैं, वॉबल्स के डायरेक्ट प्लेस लिख दिए गए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बेटा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फटाफट से इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। 1 6 9 13, तो बेटा ये 23 18 15 11। यहाँ पर हम एक चीज समझ पा रहे हैं सर, कोई लॉजिक तो ज्यादा खास हमें दिख नहीं रहा, बट एक चीज है सर, 1 और 23 24, 6 और 18 24, 9 और 15 24, 13 और 11 24। तो लेटर के प्लेस का सम 24 है। 4 5 10 9, बेटा 4 में कितना जोड़ोगे? 24 20, 5 में कितना जोड़ोगे? 24 19, 10 में कितना जोड़ोगे? 24 14, 9 में कितना जोड़ोगे? 24 15। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया TSNO। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया TSNO, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया TSNO, ऑप्शन सी। जो लेटर के प्लेस का सम था ना वो 24 था, जो लेटर के प्लेस का सम था वो 24 था। तो पहला भी अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा सबसे अच्छा लगा मुझे, हाँ तीसरा भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहाँ पर हमें सीरीज को देखो फिल करना होगा, यहाँ पर हमें सीरीज को फिल करना होगा। तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। 3 3 की प्लेसिंग करें तो सर 3 3 की प्लेसिंग तो हम कर नहीं पा रहे, बट देखो यहाँ पर ऑप्शन की मदद लो, यहाँ पर ऑप्शन की हेल्प लो। पहला लेटर क्या है? बी। 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 तो 100% जो पहला लेटर है वो बी है। हमने ऑप्शन की हेल्प ली बेटा, हमने ऑप्शन की मदद ले ली, पहला लेटर बी था, तो हमने क्या देखा कि ये बन गया ABC। ये क्या बन गया? ये ABC बन गया। लेकिन सर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2B, तो कोई ऐसा तो नहीं अब ये 2A और 2C हो? हाँ डबल A डबल बी, डबल A डबल बी, डबल A डबल बी, डबल A डबल बी डबल सी हो, डबल A डबल बी डबल सी। फिर ऐसा तो नहीं सर ट्रिपल A ट्रिपल बी और ट्रिपल सी हो, ट्रिपल A ट्रिपल बी ट्रिपल सी हो?
बिल्कुल सही सर, लॉजिक यही है। एबीसी एबीसी एबीसी, सिंगल एबीसी, डबल एबीसी, ट्रिपल एबीसी, तो बी डबल एसी, बी डबल एसी, डबल बीसी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बेटा ये जो हिंट मिली हमें कहाँ से हिंट मिली? ये ऑप्शन से हिंट मिली। तो कभी कभी लेटर सीरीज में हिंट हमें ऑप्शन से मिल जाती है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। कभी कभी जो हिंट हमें मिलती है ना वो ऑप्शन से मिल जाती है, वो ऑप्शन से मिल जाती है। चलिए, भारत में भारत में सीट्स 10% परिवार द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। मतलब जो टॉप 10% हाउस होल्ड है ना, वो नेशनल इनकम का 35% बना देते हैं। टॉप 10% जो हाउस होल्ड है वो 35% नेशनल इनकम का बना देते हैं। तो पहला है, जब किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होती है। बेटा इकोनॉमी ग्रोथ फास्ट, इससे रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं दे रखा। इकोनॉमी बढ़ने और घटने से रिलेटेड कथन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी घटेगी इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। दूसरा है, द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है। ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना कि 10% ही 35% बना रहे हैं। तो जो नेशनल इनकम है वो असमान रूप से वितरित है, किसी की बहुत कम किसी की बहुत ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो ओनली सेकंड फॉलोस, ऑप्शन बी, ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी। एक विज्ञापन था, क्या था विज्ञापन? कि मॉडल के लिए रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अविवाहित 18 और 21 के बीच की मैट्रिक्स पास अच्छी अंग्रेजी बोलने में सक्षम लड़कियों की आवश्यकता है। कि भाई साहब मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट है, और मॉडल्स हमें कौन से चाहिए? जिनकी एज हो 18 से 21 ईयर, जिनकी एज हो 18, वो 12th पास हो, मैट्रिक पास आउट हो, और उनकी इंग्लिश फ्लुएंट हो, है ना, इंग्लिश बोलने में बहुत सक्षम हो। ये 3 रिक्वायरमेंट है ना। एज होनी चाहिए 18 to 20, और अनमैरिड होनी चाहिए, अनमैरिड भी होनी चाहिए। तो उनको हमें मॉडल की रिक्वायरमेंट है ये। अब पहला अजम्पशन है, मॉडल के अच्छे प्रदर्शन के लिए अच्छी में धारा प्रवाह अंग्रेजी आवश्यक है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज अ प्री रिक्विस्ट for good performance in the model. Fluency in English is a prerequisite for good performance in the model. हाँ, बिल्कुल सही है, ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है कि इंग्लिश जब उन्होंने बोला है फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, पहला अजम्पशन तो इंप्लिसिट करेगा। दूसरा है, हाइट डजंट मैटर इन परफॉर्मिंग एज अ मॉडल। तो बेटा यहाँ पे कहीं हाइट की बात हो रही है? यहाँ पर कहीं भी हाइट की बात नहीं हो रही, तो ये अजम्पशन गलत है। यहाँ पर हाइट की बात ही नहीं हो रही, तो ओनली फर्स्ट इंप्लिसिट, ओनली फर्स्ट इंप्लिसिट, केवल पहली ही पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ओनली फर्स्ट इंप्लिसिट, केवल पहली ही पूर्व धारणा अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अब हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज का अर्थ क्या है? भाग देना। परसेंटेज का अर्थ भाग देना। डिवाइड का अर्थ क्या है? इसका मतलब है गुणा करना, और इसका मतलब है जोड़ना। अब ये बताओ, देखो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ चलते हैं। 4/2 2, और 2 चिक्के 12, 12 और 7 होते हैं 19। तो बेटा 19 आना चाहिए, ये गलत है। हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, एट द रेट का मतलब है घटाना, और हैश का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा 9 3 27, 4 3 24, और 27 में से जब 24 कम करोगे तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, ना कि 4। ये भी गलत है। हैश का मतलब मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज का मतलब डिवाइड, और एट द रेट का मतलब माइनस। तो बेटा 6/3 2 होता है, 2 5 10, 10 - 4 होता है 6, 10 - 4 होता है 6, ना कि 8। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परसेंटेज का मतलब डिवाइड प्लस, और हैश का मतलब मल्टीप्लाई। तो बेटा 14/2 7, और 3 8 24, 24 और 7 31, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन हमने इंडिविजुअल ऑप्शन को कैसे चेक किया? विदाउट पेन एंड पेपर। हमने मल्टीपल स्टेप्स नहीं बनाए, सिंगल स्टेप्स में ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। राजेंद्र बेटा डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं है बेटा। डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन होता है, एक बच्चे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन होता है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हो, बैंक पीओ, तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए, है ना, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना, आपके कंपटीशन में 60% होने चाहिए, एंड ऑल दैट। अब हमें एक बच्चे की कहानी दी गई होगी, एक बच्चे का इंट्रोडक्शन दिया गया होगा। अब हमें वो देखना है कि जो बच्चे का इंट्रोडक्शन है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही देखते हैं, वही डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए जल्दी से बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो पेयर वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम? सबसे पहले पेयर के क्वेश्चंस में हम डिफरेंस पता करते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। और ये कितने का डिफरेंस है? 17 का। तो हमने क्या देखा? इन दोनों में 17 का, इन दोनों में 17 का, इन दोनों में 17 का, लेकिन यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन सी सबसे अलग है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो डिफरेंस है छांटना है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कंसेप्ट चूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, हमें क्या पता लगाना है? हमें दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कार्निवोरस प्लांट, बेटा कार्निवोरस का मतलब है ये वाला सर्किल, प्लांट का मतलब है ये वाला सर्किल, उन कार्निवोरस प्लांट को दर्शाता है जो हरे नहीं है। यानी कि इसको माइनस कर दो बेटा, इसको माइनस कर दो। दोनों रेड सर्किल के कॉमन में से इसको नीले को माइनस कर दो, हरा नहीं है। तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास ये बच गया डी। डी, ऑप्शन ए, डी इज द राइट आंसर। डी एक ऐसा अक्षर है जो कार्निवोरस है, जो प्लांट है, लेकिन ये हरा नहीं है। तो डी यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन। हाँ जी, अब बेटा इन वर्ड्स को हमें लॉजिकल लॉजिकल वे में रीअरेंज करना है। इन वर्ड्स को हमें लॉजिकल वे में रीअरेंज करना है। अगर इन लॉजिकल वे में इन वर्ड्स को अरेंज करें तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 का मतलब ये है कि गेटवे ऑफ इंडिया तो सबसे पहले आना ही आना है, सबसे पहले। फिर देखो बेटा 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया के बाद क्या आ रहा है? मुंबई। तो इसका मतलब ये है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। अच्छा मुंबई कहाँ है सर? मुंबई है महाराष्ट्र में। मुंबई है महाराष्ट्र में, यानी कि फिर 5 आना चाहिए, 6 वाला ऑप्शन हटा दो, फिर 5 आना चाहिए, 5, जिसमें से 6 वाला ऑप्शन हट गया। अच्छा महाराष्ट्र कहाँ है सर? महाराष्ट्र है इंडिया में, तो 4 आना चाहिए। तो 4 आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इंडिया कहाँ है? एशिया में। इंडिया कहाँ है? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। पहले आना चाहिए 6 नंबर, तो बेटा 4 वाला हट जाएगा, 6 नंबर आ गया। अब इंडिया कहाँ है? एशिया में, फिर आना चाहिए 4 नंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और एशिया कहाँ है? वर्ल्ड में। तो बेटा ये हमारा सीक्वेंस बनेगा 3 3 2 5 3 2 5 3 2 5 6 4 1 3 2 5 6 4 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे पहले 10 क्वेश्चन।
ये थे पहले 10 क्वेश्चन, जिसमें देखो 10वां क्वेश्चन तो सिंपल सा था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था। अच्छा 8वां क्वेश्चन देखें, हमने डिफरेंस से सॉल्व कर लिया, है ना। अच्छा अगर हम 7वां क्वेश्चन देखें तो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन था, जो हमें इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम छठा क्वेश्चन देखें तो ये एक स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन था। अच्छा 5वां क्वेश्चन देखें तो स्टेटमेंट कंक्लूजन का था। चौथा क्वेश्चन बेटा लेटर सीरीज का था, जिसमें हमने ऑप्शन से हेल्प ली। तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, अपोजिट लेटर का प्लेस 24 था, ये सबसे शानदार क्वेश्चन था दूसरे नंबर का, और पहला नंबर भी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें लेटर के प्लेस को ऐड करके डिजिट को मल्टीप्लाई कर। तो ये हो गया बेटा पहले 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 11वें क्वेश्चन। हाँ जी चलिए, अब बेटा ये क्वेश्चन आ गया सिलॉक्स का। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अफ्यू। अफ्यू को कुछ नहीं करना है, अफ्यू का मतलब सम होता है, अफ्यू का मतलब होता है सम। तो सम पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर पेंसिल। पहला निष्कर्ष है पेंसिल से पेन। बेटा पेंसिल से पेन के लिए मुझे, पेंसिल से पेन के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट नहीं, पहले स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ना पड़ेगा, पेंसिल से पेन। तो बेटा मैं पेंसिल से पेन पढ़ूंगा, सम पेंसिल्स आर पेन। मैं कभी भी ऑल पेंसिल नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ को सभी नहीं बना सकता, मैं कुछ को सभी नहीं बना सकता, ऑल पेंसिल्स आर पेन नहीं पढ़ सकता। हाँ सम पेपर्स आर पेंसिल, पेपर से पेंसिल के लिए बेटा दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों कथन जुड़ जाएंगे, पेन से पेन जुड़ जाएगा। तो सम पेपर्स आर पेंसिल्स, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सम पेपर्स आर पेंसिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अगर हम लेदर से पैड की बात करें तो बेटा लेदर से पैड हम पढ़ेंगे सम लेदर्स आर पैड, सम लेदर्स आर पैड हम पढ़ सकते हैं ना, सम लेदर्स आर पैड। तो बिल्कुल सही है, सम लेदर्स आर पैड। पहले दूसरे दूसरे स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लो। लेदर से माउस की बात करें, लेदर से माउस, ठीक है बेटा, पैड से पैड कर गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता सम लेदर आर माउस, तो ये गलत हो जाएगा, सम लेदर आर माउस। हाँ सम लेदर आर नॉट माउस, सम लेदर आर नॉट माउस, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ये ऑप्शन गलत है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ठीक है मेरे भाई, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके 5 लड़के खड़े हैं, एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके 5 लड़के खड़े हैं। पश्चिम का मतलब यह है लेफ्ट हैंड साइड में मुख है उनका, ठीक है। एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके 5 लड़के खड़े हुए हैं, पश्चिम की ओर मुख करके। मोहन उमेश और सुरेश के बीच में खड़ा है। बेटा जो मोहन है पश्चिम की ओर मुख, बेटा इधर होगा। जो मोहन है वो किस किसके बीच में है, उमेश और सुरेश। तो बेटा उमेश ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उमेश हो नीचे और सुरेश हो ऊपर। तो हमने दोनों ही संभावनाएं बना ली, हमने दोनों ही संभावनाएं बना ली कि मोहन सुरेश और उमेश के बीच में है, मोहन सुरेश और उमेश के बीच में है। प्रकाश प्रकेश उमेश के ठीक दाईं ओर है। बेटा उमेश के दाईं ओर प्रकाश नहीं आ पा रहा, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। उमेश के दाईं ओर प्रकाश आ गया, बेटा उमेश के दाईं ओर प्रकाश, उमेश के दाईं ओर प्रकाश आ गया, ठीक है। सोहन पंक्ति में अंतिम बाईं ओर खड़ा है। बेटा सोहन पंक्ति में अंतिम बाईं ओर है, सोहन पंक्ति में अंतिम, ये बेटा ये सुरेश था, सुरेश ये कह रहे हैं जो सोहन है वो पंक्ति में अंतिम बाईं ओर है। बेटा पंक्ति का बायां इधर होगा अगर फेस वेस्ट में है तो अंतिम बाईं ओर ये है सोहन, बस यही क्वेश्चन है हमारा। सोहन पंक्ति में अंतिम बाईं ओर खड़ा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पंक्ति में दूसरे छोर पर कौन खड़ा है। तो बेटा पंक्ति में दूसरे छोर पर कौन खड़ा है, पंक्ति में दूसरे छोर पर खड़ा है प्रकेश, पंक्ति में दूसरे छोर पर खड़ा है प्रकेश, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन था बट इजी, नॉट सो टफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है। देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म आपको पता ही होगा, है। इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालो बेटा। 21 माइनस 8 कितना होगा सर, 21 माइनस 8 होगा 13। 40 माइनस 21 कितना होगा, 40 माइनस 21 होगा 19। तो बेटा 13 और 6 19, 19 और 6 25। भाई साहब 13 13 और 6 19, 19 और 6 25, 40 और 25 कितना होगा 65 होगा। अब क्रॉस चेक कर लो बेटा, 25 और 6 31 आना चाहिए, 31। 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 6 3, 31 और 6 37 आना चाहिए, 7 और 6 13, 9 और 3 12 और 1 13, बिल्कुल सही जवाब। तो 65 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 65 ऑप्शन सी। पहले ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 13 और 6 19, 19 और 6 25, 40 और 25 65, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने स्टेप फॉर्म बना के अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, स्टेप फॉर्म बना के। हाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ बेटा। पी प्लस क्यू का पढ़ो सबसे पहले। पी प्लस क्यू का क्या मतलब है सर, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है। तो बेटा पी किसकी बहन है, पी क्यू की बहन है, तो पी को क्यू की बहन बना दिया। डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब है ए बी की माँ है। तो बेटा क्यू किसकी माँ है, क्यू माँ है तो सर्किल किसकी माँ है, सी की, सी को नीचे बना दो। माइनस, माइनस का मतलब क्या है पुत्र, तो बेटा सी किसका पुत्र है, डी का। सी पुत्र है तो ट्राइंगल किसका, डी का, तो डी इसके पिता हो गए और इसके पतिदेव हो गए। अच्छा माइनस का मतलब पुत्र, डी किसका पुत्र है, एल का, डी से ऊपर एल बना दो। इंटू, इंटू का मतलब क्या है पति, ये किसके पतिदेव है, ये पतिदेव है किसके, जे के, तो इनकी शादी जे से करा दो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू, जे का क्यू से क्या संबंध है। बेटा जो जे है वो क्यू की कौन है, तो क्यू के पति की माँ, पति की माँ सास, पति की माँ कौन है, सास, मदर इन लॉ। जे क्यू की सास है, मदर इन लॉ, है ना, जे इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू के पति की माँ उसकी सास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सबसे शानदार क्वेश्चन, सबसे शानदार क्वेश्चन। मैं आपको मौका देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो मैं आपको मौका देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 1 मिनट का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। डायरेक्शन का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कोडेड डायरेक्शन। मेरे भाई हमें पहले पढ़ना है डब्ल्यू हैज आर, डब्ल्यू हैज आर ब्रैकेट में 10, डब्ल्यू हैज आर ब्रैकेट में 10, इसका मतलब क्या है। देखो हैज ये है, अगर हम पी हैज क्यू को पढ़ते हैं और ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पी इज 8 मीटर इन वेस्ट ऑफ क्यू।
P इज वेस्ट ऑफ Q, कितना मीटर? 8 मीटर। बेटा यहाँ पे 3 था, 3 का क्या कर दिया 8, इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा है। तो इन द सेम वे हम W1000 को क्या पढ़ेंगे? W इज वेस्ट ऑफ R, लेकिन कितना? 3 और 5 8, तो 10 और 5 15। W इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ R। इस लाइन का मतलब है जो W है वो R के पश्चिम में है। बेटा R ये है, इसका पश्चिम किधर होगा? सर पश्चिम तो हमेशा लेफ्ट में होता है, तो हमें कितना लेफ्ट में जाना है? 15 मीटर लेफ्ट में जाना है। कितना? 15। भाई साहब 3 और 5 8, 10 और 5 15, तो R से 15 मीटर लेफ्ट में चले जाओ। R के 15 मीटर लेफ्ट में कौन मिलेगा? W। तो W इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ R। ये इस लाइन का मतलब था, ये इस लाइन का मतलब था। अब ऐसे ही पढ़ो बेटा। अब देखो R से पहले जोड़ो, आप पढ़ो J@R, J@R। तो बेटा एट द रेट को क्या पढ़ेंगे? P इज ईस्ट ऑफ Q। 11 का कितना हो गया? 16, यानी कि फिर से हमने कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। तो बेटा P Q के पूरब में 11 और 5 16 है, तो इसका मतलब J R के ईस्ट में है कितना? 17 और 5 22। तो बेटा R का ईस्ट, ईस्ट मतलब राइट, R के ईस्ट में कौन है? J, और कितना राइट में है? 22। 17 और 5 22। J इज इन ईस्ट ऑफ R, J इज इन ईस्ट ऑफ R। अब पढ़ो बेटा R डॉलर E। डॉलर का मतलब क्या है? P इज नॉर्थ ऑफ Q, 4 और 5 9, तो R इज नॉर्थ ऑफ E, कितना? 8 और 5 13। तो बेटा ये जो R है ना, ये किसके नॉर्थ में है? ये E के नॉर्थ में है। ये किसके नॉर्थ में है? E के। कितना नॉर्थ में है? 13 13। R E के 13 नॉर्थ में है। इसके बाद बेटा CN को मत पढ़ो, JH को पढ़ो। हाँ, J डॉलर H, डॉलर का मतलब है नॉर्थ, तो बेटा JH के नॉर्थ में है। बेटा ये A नहीं है, ये A नहीं है, ये 9 है, 9 A की जगह ये 9 है, 9। तो बेटा JH के नॉर्थ में है कितना? 9 और 5 14। तो बेटा ये जो J है ना वो H के 14 नॉर्थ में है, ये H है, इससे 14 नॉर्थ में है। 14 का मतलब ये है, अगर ये सीधा खींचे हम तो बेटा ये 13 13 बराबर है, ये 1 है। ठीक है, अगला N@E। एट द रेट का मतलब क्या है? ईस्ट, ईस्ट में है, तो बेटा N E के ईस्ट में कितना? 2 और 5 7, तो E के ईस्ट में 7 है, ईस्ट मतलब राइट हैंड साइड। N E के ईस्ट में है कितना? ईस्ट में है 7, ईस्ट में है 7। चलिए साहब, अब N से जुड़ा हुआ है ये C@N, एट द रेट का मतलब ईस्ट, C N के ईस्ट में है कितना? 6 और 5 11, तो C N के ईस्ट में है, N बेटा ये है, N ये है, इसके ईस्ट में C है, कितना ईस्ट में है? 6 और 5 11। ठीक है, चलिए, और क्या लिखा हुआ है और हमने क्या छोड़ दिया था पढ़ने से? हाँ ये S डॉलर C, डॉलर का मतलब क्या है? नॉर्थ, तो S C के नॉर्थ में है कितना? 13 और 5 18, तो S बेटा C के नॉर्थ में है कितना? 18, तो 13 तो ये है और 5 और चले जाओ, तो 13 तो ये है, 5 और है, और ये कौन है? S। इफ पॉइंट Z इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट H, बेटा H के वेस्ट में 15 मीटर आना है, वेस्ट में 15 मीटर। देखो बेटा ये टोटल डिस्टेंस 22 है, ये 11 है, ये 7 है, 11 और 7 18, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 4। हमें कितना आना है? 15 मीटर वेस्ट, तो 4 और 11 15, हमें 15 मीटर वेस्ट आना है, ठीक एन के नीचे। तो ये कौन है? ये Z है, Z, Z इन 15 मीटर वेस्ट ऑफ H। तो क्वेश्चन क्या है? देन इन विच डायरेक्शन N विद रिस्पेक्ट टू Z। बेटा ये जो N है ये Z के सापेक्ष में किस दिशा में है? तो बेटा एरो Z से चलेगा N की तरफ और ठीक ऊपर जाएगा Z से, क्योंकि ये भी डिस्टेंस 15 है, ये भी 15 है, तो N Z के ठीक ऊपर है, यानी कि N इज इन नॉर्थ ऑफ Z, N इज इन नॉर्थ ऑफ Z, एट Z के उत्तर दिशा में है। तो काफी शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा ना कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस बेटा लेंदी आ रहे हैं, लेंदी। बेटा ये कोडेड डायरेक्शन है, 5 ऐड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे करके दिखाया गया है। 4 का कर दिया 9, 7 का 12, 11 का 16, 13 का 3 का 8, तो ये क्वेश्चन में हमें 5 ऐड करके दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन में दिखाया गया है, हमने अपनी मर्जी से नहीं किया बेटा, ये क्वेश्चन में ही करके दिखाया गया है। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन में ही करके दिखाया गया है। चलिए साहब, अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी था थोड़ा सा। हाँ जी, सी बी की पत्नी है, देखो सी की शादी किससे करा दो? बी के साथ। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी बी की पत्नी है। एम सी का पुत्र है, एम किसका पुत्र है? सी का। सी का एक पुत्र बना दो, यानी कि एम। ए बी का भाई है, बी का भाई कौन बना दो? ए। और डी का पिता है, ए किसका भाई है? बी का, और ये जो ए है वो किसका पिता है? डी का। तो ई की पत्नी, ई ए की पत्नी है, ए की पत्नी कौन है? ई। ई कौन है? ए की पत्नी। बी डी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? इसके पिता का भाई, पिता का भाई हो गया चाचा, पिता का भाई हो गया चाचा, तो जो बी है वो डी का चाचा है, डी के पिता का भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा जो 18 19 क्वेश्चन है वो भी एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ब्लड रिलेशन की सीटिंग अरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना बेटा, वो ब्लड रिलेशन की सीटिंग अरेंजमेंट है। मैं 1 मिनट का टाइम आपको इस क्वेश्चन के लिए भी देना चाहूंगा, मैं 1 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए भी देना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के लिए। हाँ जी, देखो इसमें ब्लड रिलेशन की सीटिंग अरेंजमेंट है, 6 मेंबर्स हैं, एक फैमिली है, और वो कहाँ बैठे हैं? एक सर्कुलर वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है जिसके चारों तरफ बैठे हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, 6 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। अच्छा, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक परिवार के 6 सदस्य बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। देखो, ए अपने पोते के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ए किसके बाएं चौथे स्थान पर बैठा है? अपने पोते के। इसका मतलब जो ए है ना उसका एक पोता है, और देखो इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ हिज ग्रैंडसन। हिज का मतलब समझ रहे हो कि जो ए है ना वो मेल है, बैठा है, तो यहाँ पर जो ए है वो मेल है, और ये किसके दाईं ओर, किसके बाएं चौथे स्थान पर बैठा है? अपने पोते, यानी कि इसका बेटे का बेटा। तो जो ए का पोता है उसके बाएं चौथे स्थान पर ए बैठा है। ठीक है, और देखो 6 ही लोग हैं परिवार में। सी अपनी बुआ के ठीक दाएं बैठा है, डी अपने पिता के ठीक दाएं बैठा है, बी एक अविवाहित महिला है, ई उस व्यक्ति की पुत्र वधु है। देखो पुत्र वधु तो देखो इसी की होगी, पुत्र वधु इसी की होगी। ई उस व्यक्ति की पुत्र वधु है जो उसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई पुत्र वधु है इसके बेटे की वाइफ। एफ की 2 संतानें हैं, बेटा 2 संतानें या तो इसकी हैं 2 संतानें, अगर 2 और 2 4 और 1 5। एफ की 2 संतानें हैं, जी अपनी माता के, सी अपनी माता के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, डी बी का भाई है। देखो
यहाँ पर एक बुआ वर्ड भी यूज हुआ है और 6 लोग हैं, तो देखो जनरली 3 जनरेशन है तो 6 लोग कैसे बनाओगे? यहाँ पे बुआ भी है, 1 2 3 4 5, तो छठा ये हो गए 6 लोग। अब देखो ए अपने पोते के बाएं है, ए अपने पोते के बाएं स्थान पर है, सी अपनी बुआ, ये सी है और इसकी बुआ ये है, सी अपनी बुआ के ठीक दाएं बैठा है, डी अपने पिता के ठीक दाएं है, तो बेटा डी ये है, इसका पिता ए है, बी एक अविवाहित महिला है, अविवाहित महिला बेटा ये है, ई उस व्यक्ति की पुत्रवधू है, बेटा बचपन गया ए बी सी डी ई एफ, तो ये तो बेटा फैमिली ट्री कंफर्म हो गया, ये तो फैमिली ट्री कंफर्म हो गया। अब इनको बैठाओ, तो ए अपने पोते के बाएं चौथे स्थान पर है, ए का पोता सी है, तो सी के बाएं चौथा स्थान 1 2 3 4, ए अपने पोते के बाएं चौथे स्थान पर है, सी अपनी बुआ के ठीक दाएं बैठा है, सी अपनी बुआ यानी कि बी के, सी जो है वो बी के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है, ठीक है। डी अपने पिता के ठीक दाएं बैठा है, डी या है, डी कौन है? डी का पिता ए, तो डी ए के दाएं है, बेटा ए के दाईं ओर कौन बैठा है? डी, डी अपने पिता के दाईं ओर बैठा है, बी एक अविवाहित महिला, ई उस व्यक्ति पुत्रवधू है जो उसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बेटा ई किसकी पुत्रवधू है? जो इसके दाएं तीसरे स्थान पर है, तो मैं ई को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, मैं ई को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, इन दोनों में से कहीं भी ई आ सकती है। डी सी अपनी माता के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, जो सी है ना वो अपनी माता के अगले स्थान पर नहीं, यानी कि सी ई के बगल में नहीं है, ई यहाँ पर है, और ई के जो दाएं तीसरी है ना वो उसकी पुत्रवधू है। ये हो गई सिटिंग अरेंजमेंट, ये हो गया फैमिली ट्री, ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, ये हो गया फैमिली ट्री। इस बैच में पोल की सुविधा करवाएं, इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन क्यों भाई? इलेक्शन करवाने हैं तुम्हें, जो पोल की सुविधा कराएंगे तुम्हारे लिए। पढ़ तो लिखना तो है नहीं तुम्हारा, 100 कमेंट कर दिए तुमने, पढ़ लिख लो बेटा, कुछ समझ लो, चल क्या रहा है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो हमसे क्या पूछा गया है, 18 हमसे पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन है 18, ए और उसकी पुत्री के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो क्वेश्चन है ए और उसकी पुत्री के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? बेटा ए ये है, उसकी पुत्री बी है, इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? चाहे इधर से काउंट करो चाहे उधर से। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? बेटा जो ए है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए एफ का कौन है ये बताओ। ए जो है वो एफ का कौन है? ए एफ का पति है, ए एफ का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ ए, ए इज द हस्बैंड ऑफ ए। हाँ, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा पहले जो 10 क्वेश्चन थे इस सेट में वो ट्रिकी क्वेश्चन थे, है ना, ट्रिकी, लेकिन अगले जो 10 क्वेश्चन थे वो लेंदी क्वेश्चन थे। पहले 10 क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन थे और अगले 10 क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन थे। अब बेटा इसमें हमें क्या बनाना है? पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो पेयर बनाने हैं 16 1 18, 12 9 1, 13 5 14 20, 16 17 18 19 20 21, 16 का 18 से बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बनेगा, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 नहीं बना, 9 10 11 12 13 14 नहीं बना, 1 से तो बनेगा नहीं, 13 14 15 16 नहीं बना, 5 नहीं बना, 14 नहीं नहीं नहीं, 20 से तो सारे छोटे नहीं बनेगा, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बना, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 नहीं बना, सिर्फ एक ही बनेगा, ओनली वन, ओनली वन। बेटा वो वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता आकाश। अगर ये होता ना कि एक साइड से 2 थे, बीच में एक साइड से 3 थे और हमसे पूछा जाएंगे बीच में कितने, तब हमसे वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। अगर तब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो उसमें लिखा होगा फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्रॉम क्लॉकवाइज, तो वहां पे लिखा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज साइड से पूछा जा रहा है या क्लॉकवाइज साइड से पूछा जा रहा है, ठीक है। हम्म, अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना बेटा, ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्यूब है बेटा, 1 2 3 9। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब ऑल आर क्यूब्स तो उनको एज ए क्यूब बेस नंबर के फॉर्म में ट्रीट करो। बेटा 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, अरे तो 3 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, अरे वाह। तो 3 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 11 और 5 16, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, जब इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप देंगे बेटा, तो ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा ये वाली जो सरफेस है जिसमें ये बना हुआ है ये किसके अपोजिट आएगा? इसके अपोजिट आएगा। और ये जो एक और ब्लैंक है इसके अपोजिट आएगी ये वाली सरफेस। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, तो ऑप्शन बी तो देखो बन नहीं सकता। ये दोनों विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, है ना। और देखो तीनों ब्लैंक कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अगर तीनों ब्लैंक एक साथ आ गए तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के विपरीत एक साथ होंगे। अगर इन तीनों को मैं एक साथ रख दूं तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के जो विपरीत हैं वो पक्का एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो बचा वही हमारे ऑप्शन होगा, करेक्ट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जो स्पीड हमारी पहले स्लो हुई थी वो स्पीड हम दोबारा से इंप्रूव कर सकते हैं, वो स्पीड हम दोबारा से इंप्रूव कर सकते हैं। यदि एक घड़ी में दो सुइयां 3 मिनट के अंतराल पर है तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? बेटा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। 3 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 18 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो हमारा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया था 10 से 20 के बीच में, उस टाइम की हम भरपाई यहाँ पे कर सकते हैं। त्रिभुजों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 1 2 3 4, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इसमें 8 है, ठीक है। अच्छा ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसमें कितने हैं? 3 त्रिभुज हैं, इसमें 3 त्रिभुज हैं। अब इस वाले पार्ट को हमने इसमें ऐड किया, तो जब हमने इसमें ऐड किया इस लेफ्ट वाले पार्ट को जब इसमें जोड़ा तो बेटा एक बड़ा त्रिभुज तो ये बन गया एक्स्ट्रा, ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज ये बन गया एक्स्ट्रा, ठीक है, दो, तो दो त्रिभुज और बन गए। जब लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ऐड करोगे तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। कितने बन गए बेटा? दो त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गए। तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 8 और 3 11, 11 और